पढ़ रहे थे, है ना। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हम लोग ये जो डेफिनेशन पार्ट था वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमको मेन पढ़ना है स्केड्यूल। स्केड्यूल आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे चीज के लिए स्केड्यूल बहुत जरूरी है। चाहे वो आप एग्जाम दे रहे हो, किसी चीज का एग्जाम दीजिएगा उसके लिए बहुत जरूरी है, या आपके एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी है। तो सारे स्केड्यूल A to Z याद करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो पहला हमारा आता है, सारा आता है, कुछ कुछ ओमिट भी कर दिया, बहुत सारा ओमिट भी कर दिया है, जेनरिक दवाई वाला था कुछ, तो कुछ ओमिट भी कर दिया है, लेकिन अभी नया आपने संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन चलो ठीक है, हमको सारा चीज पढ़नी है। तो स्केड्यूल्स क्या होता है, एक जैसे ए है, तो ए में क्या है, बुक नहीं है किसी के पास, वाह, क्या है ए में, पढ़ो देखते। जितने तरह के लाइसेंसेस होते हैं वो सारे का प्रोफोर्मा है फॉर्म्स है, ठीक है। अगर हमको लोन लाइसेंस लेना हो, इंपोर्ट लाइसेंस लेना हो, या कोई तरह का लाइसेंस लेना हो, मैन्युफैक्चर के लिए, सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रीपैकिंग के लिए, कुछ भी तरह का लेना हो, ऑपरेट करना हो, ब्लड बैंक या कुछ भी, कोई भी तरह का लाइसेंस अगर होगा तो वो ए में रहेगा। सिंपल, पहले हम लाइसेंस लेंगे फिर कोई काम करेंगे, तो इसी चीज के लिए याद रखें ए फॉर स्टार्टिंग, जिस चीज का होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्या, पहले लाइसेंस लेंगे उसके बाद दुकान खोलोगे ना, तो सीधा ए कोई भी तरह का प्रोफोर्मा है हर एक फॉर्म्स के लिए, तो ए तो नहीं भूलेंगे, क्या भूलेंगे क्या। दूसरा प्रोसेस भी आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या रहता है कि कोई भी तरह का फी रहता है, ये टेस्ट रहता है गवर्नमेंट एनालिस्ट या सीडीएल के लिए। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट एनालिस्ट कोई भी चीज एनालिसिस कर रहा है तो उसको पैसा चाहिए, तो अब मनमाना पैसा तो लेगा नहीं, तो उसके लिए एक शेड्यूल बी दिया हुआ है कि हाँ इस काम के लिए 400 रुपया लगना है, इस काम के लिए 200 रुपया लगना है। तो अब बी को कैसे याद रखेंगे, जैसे ए के लिए हम याद कर लिए, फॉर्म पहले भरेंगे, फॉर्म भरने जहां जमा करेंगे, जैसे आप रजिस्ट्रेशन भरते हैं पैसा देते हैं, फी देते हैं, तो दूसरा आप फी से याद रखिए, ठीक है। शेड्यूल सी तो कभी भूलेंगे ही नहीं आप, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि डीआई का एग्जाम होता है, तो उसके लिए शेड्यूल सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल सी में जनरली क्या होता है कि पेरेंटल जो भी इंजेक्टेबल है, जो भी चीज है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिसमें जनरली कोई लिविंग थिंग्स है पाया जा रहा हो, बायोलॉजिकल, वो सारे लिस्ट ऑफ होते हैं शेड्यूल सी में। शेड्यूल सी नहीं भूलेंगे, क्योंकि शेड्यूल सी एंड सी वन क्या है कि बायोलॉजिकल्स है, एक पेरेंट्रल है एक नॉन पेरेंट्रल है, ठीक है। सी वन नॉन पेरेंट्रल है, जो ओरली दे सकते हैं या दूसरा मेथड से दे सकते हैं। तो सी में जनरली क्या रहता है कि सेरा है, वैक्सीन है, इंसुलिन है, क्या एंटीटॉक्सिन्स है, एंटीजेंस है, कुछ भी इस टाइप का चीज है जो जिसमें बायोलॉजिकल्स प्रेजेंट हो, जीव प्रेजेंट हो। जैसे वैक्सीन बनाते हैं हम, तो क्या चीज से बनाते हैं, सेम स्पीसीज, है ना, या तो किल्ड रखते हैं या लाइव रखते हैं, बट उसका टॉक्साइड निकाल दिए रहते हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल्स में कुछ भी हो सकता है, सेरा हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, एंटीटॉक्सिन्स हो सकता है, इंसुलिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि C1, लेकिन C1 में भी बायोलॉजिकल्स है, लेकिन यहाँ पे इंजेक्टेबल के फॉर्म में दिया जा रहा है, यहाँ नॉन इंजेक्टेबल के फॉर्म में। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए एयरपोर्ट प्रिपरेशन आ गया, इसमें कुछ अलग वैक्सीन हो गया, जैसे कि मान लीजिए ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओरल ही दे रहे हैं, आईपीवी भी होता है, लेकिन ओपीवी वाले को C1 के कैटेगरी में रखा जा सकता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। उसके बाद आता है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में वो सारे ड्रग्स हैं जिसको इंपोर्ट करने के लिए रोका गया है, निकाला गया है। ये सब ड्रग्स एक्सटेम्प्टेड है प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट से, मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये हम पढ़ेंगे कौन कौन से चीज है, जैसे मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है, या थेराप्यूटिक वैल्यू कम हुआ पड़ा है, तो वैसे ड्रग्स को नहीं आप इंपोर्ट कर सकते। हाँ वैसा भी हो सकता है, वैसा भी बहुत कुछ होता है, जैसे मैगी आया था हमारे देश में, है ना। तो हमारे देश में एक्चुअली उस वक्त क्या होता है कि लीड की मात्रा, क्या लेड ही था ना, लेड की मात्रा उसमें इंडियन के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया था, 6% या समथिंग कुछ भी इतना परसेंट था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था इंडिया में, सारा बैन हो गया। तो ऐसा नहीं किया कि मैगी वाले ने उसको खत्म कर दिया, नहीं, वो दूसरे देश में एक्सेप्टेबल था, वहां अप टू 10% एक्सेप्टेबल था, तो यहाँ का सारा चीज उठाया और मेड इन इंडिया को खत्म करके उस पर नया टैगलाइन दिया, कहाँ सिंगापुर या कहीं पे जहां पे भी वो एक्सेप्टेबल था वहां जाके बेच दिया। तो ये हो सकता है कि एक कंट्री में वो नॉट एक्सेप्टेबल हो, दूसरे कंट्री में वो धड़ल्ले से बिक रहा हो। जैसे कि बहुत सारे जगह पे डव का कंडीशनर एंड शैम्पू बैन है,
लेकिन अभी हमारे यहाँ डव यूज करना अच्छा माना जाता है। सभी लोग डव होता है, कुछ कैंसरस काउजिंग के कारण बैन कर दिया गया है, चाहे कोई भी रीजन से, बहुत सारे ट्रस्ट में हो गया, डव हो गया, ये सबको बैन कर दिया गया है। लेकिन हमारे देश में देखो डव डव गाना भी बना देता है कि नहीं? तो ये हमारे देश में आराम से चल रहा है। तो ये वहां पे कंसिडरेशन होता है, जैसे मैगी का ही केस में है कि हमारे देश में इसको बैन कर दिया, पर दूसरे देश में नॉर्मली उसको खा रहा है। तो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से हो सकता है कि वो जो लेट था हमारे लिए, वो हमारे लिए हानिकारक था, लेकिन उसके लिए ओके, उसका टेम्परेचर कम है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से भी हो सकता था ये बातें। उसके बाद दूसरा है E1। तो E1 में क्या है कि पॉइजनस सब्सटेंस आता है, किसमें? आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम में। F में क्या है? ब्लड बैंक का प्रोविजन है, क्या क्या ब्लड बैंक के लिए जरूरी है, वो सारे प्रोविजन। जैसे आपको ब्लड बैंक खोलना है तो आपको नियम कानून कहाँ पता होगा? तो आपको शेड्यूल F पढ़ना पड़ेगा। F में क्या क्या चीज है वहां पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। F1 में क्या है कि स्पेशल प्रोविजंस है बायोलॉजिकल्स के लिए, एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो मान लीजिए कि कोई भी चीज ये बन रहा है, कोई भी बायोलॉजिकल्स बन रहा है, बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन बन रहा है, सेरा निकल रहा है, या डायग्नोस्टिक एजेंट्स के रूप में अगर बैक्टीरिया वायरस को हम यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त के लिए वहां पे क्या एप्लीकेबल होगा? जैसे ब्लड बैंक के लिए क्या एप्लीकेबल होगा, तो वहां पे कैसे एप्लीकेबल होगा, इसको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? F1। बायोलॉजिकल देख के C&C1 नहीं लगाएंगे, ठीक है? वो आदमी में इंजेक्ट करने के लिए C&C1, पेरेंट्रल है तो C, एंड नॉन पेरेंट्रल है तो C1, वो इंजेक्ट करने के लिए। अब तक प्रिपरेशंस है, ये प्रिपरेशंस के दौरान है कि कैसे प्रिपरेशंस होगा, क्या शेड्यूल फॉलो होगा, तो F1, ठीक है? कोई दिक्कत? कभी कभी आदमी क्या होता है कि जैसे बायोलॉजिकल देखा C, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आता है F1 में, ये आ गया। F2 में क्या होगा कि जो भी तरह के ड्रेसिंग आते हैं, जितने भी तरह के ड्रेसिंग्स यूज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, गाउन्स के लिए, या स्किन रिलेटेड कोई भी टाइप का सर्जिकल ड्रेसिंग वर्ड आ गया, तो उसके लिए हमारा F2। उसके बाद अम्बिलिकल टिप्स अगर है, स्टरलाइज अम्बिलिकल टिप्स है, उसके लिए F3। तो ये F1, F2, F3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्जाम में जो आपको आएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या आ सकता है? C1, अभी तक में जितना पढ़े C&C1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक में जितना पढ़े आप। अभी H पढ़े आप? नहीं पढ़े हैं ना? C, उसके बाद अभी FF, ये भी इंपॉर्टेंट है। FF को याद करने का सबसे अच्छा क्या तरीका है? 2 F आ रहा है और हमारे पास 2 आंख है, ठीक है? 2 आंख 2 F, तो F सिर्फ यही एक है जो 2 बार यूज हो रहा है, FF, तो 2 आंख ऑप्थेल्मिक। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अब वो तो एक्सेप्शन हो गया ना, आंख फोड़ देंगे काना हो गया, वो तो एक्सेप्शनल है। आंख फोड़ भी देंगे तो आंख का हिस्सा तो रहेगा, ऑर्बिट तो है आपका, तो 2 ऑर्बिट याद कर लेंगे, ठीक है? आंख निकाल दो, दोनों ही आंख निकाल दो, तो 2 तो है, तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स 2 आंख, ठीक है? तो FF याद कर लेंगे, FF। अब इतना क्यों हम याद करेंगे? आंख फोड़ देंगे, 4 क्यों याद करेंगे ऋतिक? सीधा हम याद कर लेंगे 2 आंख FF, क्या 2 F, तो FF। उसके बाद आता है जी में क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको मेडिकल सुपरविजन या लेबल अकॉर्डिंगली कैसे हो रहा है, उसका जो लिस्ट करेंगे वो हमारे जी में आता है, और जी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, G, H, X ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, अकॉर्डिंगली होना चाहिए, उसका मेडिकल सुपरविजन में क्या क्या लगना चाहिए वो जी में। उसके बाद H में क्या आ रहा है? वो सारे प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां जो डिटेल्स में बिक रहा हो, किसके सुपरविजन में? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं बेच सकती, ठीक है? लेकिन यहाँ धड़ल्ले से बिकता है, धड़ल्ले कफ सिरप नहीं बेच सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, शेड्यूल H के अंतर्गत वो आता है, लेकिन आप कोई मांगा आराम से दे देते हैं ना, आराम से देते हैं। केस हो जाएगा, नहीं दिया कीजिए, पहले बोलिए कि लाओ प्रिस्क्रिप्शन, क्या देते हैं? हाँ, लेकिन किसी दिन ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ सकता है आपको इस बात के लिए, शेड्यूल H के कारण, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं दे सकते, है ना? हाँ, क्या
क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ड्रोलिया जगह का नाम है। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, तो उसमें यही हुआ है। हाँ, तो शेड्यूल एच का दवाई नहीं बेच सकते आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आपको पकड़ना हो तो सिर्फ ऐसे जाइए, सीधा मांग लीजिए कफ सिरप, दे देगा आपको। उसको थोड़ी पता है आप ड्रग इंस्पेक्टर है, नॉर्मल वेशभूषा में जाइए, फिर छापा मार दीजिए। टेक्निक्स पैसे कमाने के, ओके। चलिए, उसके बाद शेड्यूल जे में आता है। शेड्यूल जे में वो सारे दवा क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डिजीज आते हैं या एलिमेंट्स आते हैं जो दवाइयां क्लेम नहीं कर सकते कि ये दवाई इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। नहीं, कुछ कुछ चीज हटा भी दिया गया है, शेड्यूल जे है सीधा आज के बाद जे। तो अब एबीसीडी तुम थोड़ी पढ़ रहे हो, बच्चा में एबीसीडी सारा आ ही जाएगा, सारा नहीं आता, बहुत सारा ओमिट भी किया गया है, बहुत नहीं भी दिया गया है, ठीक है। हो सकता है उस वक्त दिया गया होगा, अभी ओमिट कर दिया गया है, तो आपको नहीं पढ़ना है। तो जे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एच जैसे इंपॉर्टेंट है, जी एच जे तीनों इंपॉर्टेंट है। तो जे में वो सारे बीमारी आएंगे जिसको आप क्योर नहीं कर सकते या दावा नहीं कर सकते कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ब्लड पॉइजनिंग हो गया, अस्थमा हो गया, अस्थमा जनरली बोलते हैं, बीमारी के बारे में जनरली, हाँ, डिजीज और एलिमेंट्स के बारे में है जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। 100% गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ आप आ जाओ, स्टोन गॉल ब्लैडर का है उसको ठीक कर सकते हैं, किडनी को ठीक कर सकते हैं विद ड्रग्स, दवाई से, और दवाई से आप इसको ठीक नहीं कर सकते। आप कैंसर बोलेंगे कि सिर्फ हम दवाई देंगे ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते, मतलब दावा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप करेंगे अलग बात है, बट उसको दिखा नहीं सकते कि आप ठीक कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस हो गया, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, तो इस टाइप की चीज, एंजीना हो गया, तो इस टाइप के जो भी बीमारी आती है उसको ठीक नहीं करने का दावा आप नहीं कर सकते। तो शेड्यूल जे में जनरली बीमारी होता है, और शेड्यूल जे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ, मैजिक एंड रेमेडीज में, एडवर्टीजमेंट एक्ट में भी आप वहां पे आपको पढ़ना पड़ेंगे कि ये सब चीज का एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते कि ये बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले शेड्यूल जे में है। तो शेड्यूल जे में जितने बीमारी है, पूरा एक पूरा बुक, मतलब क्या बोलते हैं, 2-3 पेज, इतना बीमारी है, ऐसा नहीं कि इतना ही बीमारी, बहुत बीमारी है। तो वो सभी को आप ठीक नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस भी आ जाता है, हाइपरटेंशन भी आ जाता है, बहुत सारी बीमारी है। नहीं, शेड्यूल, हाँ, शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पूरा एक बुक है, ऊपर जाइएगा, नीलेश गांधी का मोटा बुक, या बेयर बुक्स भी ले सकते हैं, जो एकदम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में बना वैसा ही बुक आया है। तो बेयर बुक भी ऊपर में है, लाइब्रेरी में जाके देखिए, नीलेश गांधी का भी है, वो भी अच्छा है, तो पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। पढ़ना है क्या? चलिए, उसके बाद शेड्यूल के पढ़ते हैं। शेड्यूल के में क्या है कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जो उसमें स्पेशल प्रोविजंस हुआ है, कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस हुआ है, जैसे एनाल्जेसिक्स बाम बनाने के लिए, एंटासिड प्रिपरेशन के लिए, ग्राइप वाटर बनाने के लिए, इनहेलर्स बनाने के लिए। तो वो सब सारा कुछ हमारा जो भी चीज है ड्रग्स, वो हमारा केम आ जाएगा, अगर उसमें उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है तो। नॉर्मल के अलावा जो अगर स्पेशल प्रोविजंस आ रहा है बाम बनाने में, एंटासिड्स बनाने में, ग्राइप वाटर बनाने में, वो सारे हमारे शेड्यूल के में आ जाएंगे, ठीक है। तो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल जे इंपॉर्टेंट है। अब फिर इंपॉर्टेंट आएगा आपका शेड्यूल एम। शेड्यूल एम, एम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन के लिए जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जीएमपी, हमेशा जीएमपी आता है तो जीएमपी वाला वर्ड एम पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आर्किटेक्ट से आपने डिजाइन करा दिया है तो बहुत ही सुंदर बना दिया है तो ओके हो जाएगा, नहीं, आपको एज अ इंडस्ट्री उसको बनाना पड़ेगा। जैसे अभी और आगे पढ़ेंगे, अल्कोहल वाला बेसिस जब पढ़ेंगे तो आप उसका एकदम डिजाइन दिया गया है कि इसी डिजाइन में आपका क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बनना है। अल्कोहल वाला जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वैसा ही एकदम बनना है, एक्यूरेट। वैसा नहीं बना तो एक्साइज ऑफिसर कैंसिल कर देगा, आप देखेगा ही नहीं उसको। तो यहाँ पे क्या है कि उसका प्रीमिसेस कैसे होना चाहिए, फैक्ट्रीज, प्लांट, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए। अगर 1000 का आप बैच बना रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास इक्विपमेंट है या नहीं है, और सारे लेबल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी में आप फिनिश्ड प्रोडक्ट भी डालेंगे, उसी में क्रूड प्रोडक्ट डालेंगे, नहीं, क्रूड प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के लिए अलग होना चाहिए, फिनिश्ड के लिए अलग होना चाहिए, एक्स्ट्रा अलग होना चाहिए, सभी में वेल लेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जीएमपी के अंतर्गत होता है। उसी में फिर M1 है किसके लिए, होम्योपैथिक के लिए, फैक्टिक प्रीमिसेस होना चाहिए किसके लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, M2 किसके लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 किसके लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस में जैसे कि व्हील चेयर हो गया या वॉकिंग स्टिक हो गया, क्या बोलते हैं वॉकिंग स्टिक, हाँ वॉकिंग स्टिक हो गया, इसी टाइप का कुछ कुछ मेडिकल वाला चीजें, या मेडिकल क्या बोलते हैं जहाँ सुलाते हैं, ऑपरेट करते हैं जहाँ पे, वो सारे चीज, स्ट्रेचर्स, वो सारे चीज मेडिकल डिवाइसेस में आ गए। मेडिकल में यूज करने वाले सारे डिवाइसेस मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो M1 M2 M3 कोई दिक्कत? M से समझ गए, प्रीमिसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस। M1 होम्योपैथी, M तो डायरेक्ट एलोपैथिक वाला हो जाएगा, एलोपैथिक ड्रग्स के लिए M1 होम्योपैथिक, उसके बाद दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो होम्योपैथिक हो गया, उसके बाद प्रायोरिटीज देंगे तो कॉस्मेटिक्स को देंगे, उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस, तो M3 मेडिकल डिवाइसेस। N क्या हो गया, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी, N आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेआउट कितना होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए, दरवाजा कहाँ होना चाहिए, फ्रिज स्टोरेज सिस्टम कहाँ होना चाहिए, तो ये कितना कैपेसिटी का होना चाहिए, कौन से ड्रग्स कूल होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, ये सारे चीज जानने के लिए आपको एन, मतलब जब भी आप दुकान खोलेंगे तो आपको एन पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल एन। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं शेड्यूल एन भी इंपॉर्टेंट है, एम इंपॉर्टेंट है, एन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ओ। अब कोई भी फ्लूइड्स को डिसइंफेक्ट करेंगे उसके लिए स्टैंडर्ड्स, कोई भी तरह के स्टैंडर्ड्स फिक्स करता है वो ओ करता है। पी फॉर पीरियड्स, लाइफ पीरियड, एक्सपायरी डेट ऑफ, तो पीरियड्स लाइफ पीरियड्स का जब भी बात करेंगे तो पी से लाइफ पीरियड, पी लाइफ पीरियड्स, उस एक्सपायरी डेट्स कितना होना चाहिए वो तय करेगा पी फॉर लाइफ पीरियड, पी से वहां से आपको पता चल जाएगा, तो पी यू याद करना भी इजी है। क्यू एस ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं। क्यू में क्या रहता है कि जनरली कलर्स, क्यू फॉर कलर्स, कलर्स जितने भी परमिटेड है कॉस्मेटिक्स में, कौन कौन से टेट्राजिन है या सनसेट येलो है, एमेरंथ है, कुछ भी कलर के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज क्यू। कोई दिक्कत? उसके बाद एस आता है, एस फॉर कॉस्मेटिक्स, कोई भी तरह के कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं तो एस में वो आता है। कॉस्मेटिक एस याद करते हैं हम अपने नाम से, हमको कॉस्मेटिक पसंद है एस, और अपना नाम से हम कॉस्मेटिक याद करते हैं, तुम लोग याद कर लेना। हाँ, उसके बाद टी से क्या है कि फैमिली जीएमपी जो होता है वो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए टी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्स एंड वाई। एक्स के लिए कोई भी वैसा एच वाले ड्रग्स क्या है हमारे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, लेकिन हैबिट फॉर्मिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स हो गया जिसका हैबिट लग सकता है आपको। ठीक है, 10 दिन यूज कीजिएगा तो 11वां दिन आपको चाहिए ही चाहिए वो दवाई, तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, शेड्यूल एक्स में। ठीक है, तो वो अगर 10 दिन लेंगे तो हैबिट फॉर्मिंग टाइप का कोई भी ड्रग्स है, तो वो हमारा नार्कोटिक ड्रग्स रहे या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रहे, वो एच H1 कहाँ पड़े यार, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं रहता, वो प्रिस्क्रिप्शन रहता है। इसमें जितने तरह के नार्कोटिक्स ड्रग्स आ रहे हैं वो सारे हमारे कहाँ चला गया, एच, यस, एक्स में आते हैं। उसके बाद वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स, जो भी टाइप के क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं वो हमारे वाई में आते हैं। तो इतना जो जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा सकते हैं, वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे कि राइट अबाउट शेड्यूल एक्स, या 5 मार्क्स में ही आया तो 5 शेड्यूल के बारे में आपसे पूछ दिया, एच के बारे में पूछ दिया, एक्स के बारे में पूछ दिया, तो सी के बारे में पूछ दिया, सबका एक एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको। ये पूछा भी है पिछले एग्जामिनेशन में। मुझे लगता है प्रीतम वाले बैच में पूछा है। जैसे कि डब्लू है, अब लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स, अब इसको खत्म कर दिया है, ओमिट कर दिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है?
शेड्यूल्स आपको एकदम एकदम एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है रूपाली, क्या हुआ, अभी भी तुम टेंशन में हो? चलिए अब हमको पढ़ना है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। इंपोर्ट कैसे करेंगे हम ड्रग्स का? तो पहला हम पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। इंपोर्ट से किसको हटा दिया गया है? कैसे ड्रग्स को हटा देंगे हम? तो वैसे ड्रग्स या कॉस्मेटिक जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, मिस ब्रांडेड हो सकता है, एडल्ट्रेटेड हो सकता है, तो ये सारे चीज जो है क्या बोलते हैं हटा दिया गया है। एनी ड्रग्स विच रिक्वायर्ड टू क्योर और मिटिगेट एनी डिजीज, ये यहाँ पे क्या है कि नॉट क्योर कर सकता है, ये नॉट हम लिखना भूल गए हैं शायद इसमें। तो इसमें कोई भी डिजीज को क्योर नहीं कर रहा है, बस वैसे ही दवाई है। उसके बाद क्या है कि कोई भी तरह के पेटेंट या प्रोप्राइटरी डिजीज जिसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, जिसका फॉर्मूला जो है नहीं दिया है कि या कौन कौन सा उसमें इंग्रेडिएंट्स है वो लिस्ट अप नहीं किया है, ठीक है? प्रोप्राइटरी ड्रग्स है आपका, ओके आपका? हाँ, थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं है तो वो दवाई ही नहीं है ना। प्लेसिबो को इंपोर्ट नहीं करेंगे आप, हाँ उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं है बट वो ड्रग्स में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो प्लेसिबो से जनरली किसी को ट्रीट नहीं करते हैं अभी तक। तो प्लेसिबो इफेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल्स में ही है ना प्लेसिबो। प्लेसिबो से ठीक कहाँ किसी को किए हैं क्या? डॉक्टर यूज कहाँ करते हैं प्लेसिबो? तो सोडियम क्या है, वो प्लेसिबो थोड़ी है। डिप्रेशन में चला गया है जिसको तो उसको दवाई देते हैं, डोपामिन सब देते हैं। जिसको मैनिया हो गया है या कुछ भी है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर देते हैं हम, दवाई तो देते हैं हम उसको। डिप्रेशन वाले को या चाहे जो भी, या तो हम उसका काउंसलिंग करते हैं, अगर काउंसलिंग से नहीं ठीक हो रहा है तो प्लासिबो थोड़ी देते हैं हम उसको। प्लासिबो अभी जनरली इंडिया में प्रिस्क्राइब नहीं होता। किसको होता, नहीं होता, उसको दवाई देते हैं। उसको कोई भी तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हम प्रोवाइड करते हैं, कम अमाउंट में करें लेकिन करते हैं। प्लासिबो जनरली अभी क्या बोलते हैं, ट्रायल्स में है। ट्रायल्स में, टेक्निकल ट्रायल्स में साइंटिस्ट लोग उस पर काम करते हैं प्लासिबो जनरली, कि आदमी का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है, तो वहां पे प्लासिबो देते हैं। प्लासिबो देने लग जाए तो हमारे ड्रग इंडस्ट्री ही बैठ जाएगा। प्लासिबो को जनरली ये लोग निकालेगा ही नहीं बाहर अगर प्लासिबो इफेक्ट आ गया ना, क्योंकि ह्यूमंस जनरली खुद ब खुद ठीक होता है, दवाई का बहुत कम रोल है। लेकिन अब जैसे ही प्लासिबो आ जाएगा पूरा ड्रग इंडस्ट्री बैठ जाएगा, सारे ड्रग इंडस्ट्री बैठ जाएंगे। तो प्लासिबो जनरली लाएगा नहीं है लोग, क्यों लाएगा? अपना खराबी कौन चाहेगा, चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। फिर आप लोग कहाँ जाएंगे अगर इंडस्ट्रियल ड्रगिस्ट बनने वाले हैं ना आप लोग? आप लोग कहाँ जाएंगे? सब बोलेगा हम खुद के प्लासिबो से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के पास भी क्यों जाएगा फिर? क्यों जाएगा फिर डॉक्टर के पास? नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो जान रहा है कि प्लासिबो से मेरा ठीक कर रहा है। वो वही समझ गया प्लासिबो से हमको ठीक होना है, विदाउट ड्रग्स हम ठीक हो रहे हैं। घर में खुद को थेराप्यूटिक इफेक्ट देते रहेगा, बढ़िया सोच के अरे हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। क्यों लेगा वो प्लासिबो पे? तो वो अभी जनरली क्या बोलते हैं, प्रोसेस में है। बट इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, ड्रग माफिया चलता है देश में, तो वो आने नहीं देगा प्लासिबो। आपको लगता है आने देगा? क्या लगता है आपको? नहीं आने देगा उसको, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं आने देगा। निकोटिनेक्स क्या बोलते हैं, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे। उसके बाद वैसे पेटेंट ड्रग जिसका कि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मान लीजिए आप पेटेंट ड्रग है, पेटेंट ड्रग्स में क्या एक चीज है कि आप कुछ 1 साल रहता है, 10 साल या कुछ साल 5 इयर्स, उसमें आप अपना मनमाना कीमत प्राइस वसूल सकते हैं, निप्पा आप पे कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन पेटेंट है वो आपके अंदर है, आप अपना फॉर्मूला दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन जैसे आप मार्केटेड प्रोडक्ट लाएंगे विदाउट इंग्रेडिएंट्स तो आप दे नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा कि इसमें कितना mg क्या है, कितना mg क्या है। तो अगर वैसा है, अगर डिस्क्रिप्शन आपने नहीं दिया है तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद वैसा कॉस्मेटिक्स जिसमें वैसा इंग्रेडिएंट्स है जो अनसेफ हो, हार्मफुल हो कंजम्पशंस के लिए, चाहे जो भी कोई भी, या एप्लीकेशंस के लिए भी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोविजन से ये जितने भी तरह के इंपोर्ट हैं ये
जितने भी चीज आप पढ़े हैं, मतलब सीधा इन शॉर्ट यही समझिए कि जिसका कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं हो, सब स्टैंडर्ड ड्रग हो, मिस ब्रांडेड ड्रग्स हो, जिसको लगाने पे हानि करे, या कोई दवाई जिसको खाने पे हानि करे, या जिसपे इंग्रेडिएंट्स नहीं छपा हो लिस्ट, वो सारे प्रोहिबिटेड है। आप प्रोहिबिटेड है मतलब आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत? उसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या क्या है प्रोहिबिशंस में? कुछ तो पावर होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोहिबिट करेगा, क्योंकि किसी स्टेट का बात तो है नहीं, है सेंट्रल लेवल पे बात है। तो जो भी सेंट्रल लेवल पे बात होगा, हम जितने भी लॉ पढ़ेंगे, अगर स्टेट लेवल पे बात होगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करेगी, सेंट्रल लेवल पे होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर पावर क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा कि कोई भी देखिएगा कि प्रोहिबिट कर सकता है, कोई भी चीज को प्रोहिबिटेड कर सकता है। किस कंडीशंस में? अगर वो देख लिया कि कोई भी यूज करने पे ये ड्रग या कॉस्मेटिक्स रिस्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कोई भी तरह का रिस्क क्रिएट कर रहा है, तो उस एक दवाई या उस एक दवा क्या बोलते हैं, ड्रग्स को खत्म कर सकता है सरकार। तो बीच बीच में प्रोहिबिटेड वाला लिस्ट आते रहता है कि ये दवाई को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। बीच में एक दवाई था ना, क्या साइक्लोक्विनिन या कुछ इसी टाइप का था, जिसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम्स हो रहा था। एक मिनट सर्च करके बताते हैं। कुछ एक मेडिकेशन से हो रहा था, जैसे अभी डेप्सोनी है, लेकिन डेप्सोनी को अभी बंद नहीं किया है। डेप्सोनी अभी भी इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है डेप्सोनी पता है? लेप्रोसी के केस में डेप्सोनी, सोलैप्सोनी, डेप्सोनी यूज होता है ना। तो डेप्सोनी वहां पे यूज होता है, इससे भी आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम्स होता है। बट एक जो ड्रग्स यूज जो मेन जिसको बैन किया है, उस एक दवाई का नाम खोज रहे हैं बट वो मिल नहीं रहा है। अभी मिल नहीं रहा है, बट किसी दिन बताएंगे। या फिर बहुत ज्यादा अगर वाटर में नाइट्रेट लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो उससे भी ब्लू बेबी सिंड्रोम्स हो सकता है, आपका ब्लू बच्चा पैदा होगा, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। लाल बच्चा दिखता है? लाल बच्चा जरूरी नहीं है कि लाल ही दिखे। उसके बाद क्या हो सकता है कि वैसा ड्रग जिसमें थेराप्यूटिक वैल्यू जो क्लेम किया जा रहा है कि हाँ इसका थेराप्यूटिक वैल्यू ये है, ये काम कर रहा है, लेकिन किसी में पाया ही नहीं गया कि ये थेराप्यूटिकली इफेक्टिव भी है, तो वैसा ड्रग्स या वैसा कॉस्मेटिक्स को जनरली बैन कर देगा। लेकिन जनरली क्या होता है ना, कॉस्मेटिक्स में लोग उतना जान ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं जो आपको थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं दे रहे। क्या खोज रही हो पंकजा? उसके बाद वैसा कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स जिसमें कि थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है, जैसे कि कुछ कुछ कॉस्मेटिक्स में जनरली चीज रहता है कि आप देखिएगा कोई भी आयुर्वेदिक कुछ खरीदिएगा, कुछ भी ये तेल वो तेल, इतना इंग्रेडिएंट्स है उसमें, इतना इंग्रेडिएंट्स, हो सकता है उसमें कुछ नहीं भी मिलाया हो, कि उसी में पास करवा दिया होगा, बाद में का बैच खत्म कर दिया होगा। तो अगर सरकार के हत्थे वैसा आ जाता है तो उसको टोटली बैन कर सकता है, इंपोर्ट करने के लिए बैन कर सकता है। अब दूसरा क्या है, इंपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस, परमिट होना चाहिए। तो